हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो स्टडी IQ पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिनव आनंद और आज से हम इस चैनल पर एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें जो भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज हम बिहार अमीन 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिसमें GK GS और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल होंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट 1 को करेंगे। इस तरह के प्रैक्टिस सेट हम इस चैनल पर डेली लाते रहेंगे, तो आप मेक श्योर करो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 अगस्त 1937 को पहला जो कांग्रेसी सरकार था उसका गठन किया गया था बिहार में। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूँ। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन 1937 में भारत के कुछ राज्यों में चुनाव कराए गए थे जिसमें से 7 राज्यों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाया था जिसमें बिहार भी शामिल था। उस समय बिहार के जो प्रधानमंत्री थे वो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था। मोहम्मद यूनुस को उस समय बिहार का प्रधानमंत्री बनाया गया था, यानी कि PM बनाया गया था। ध्यान में रखिएगा, PM बनाया गया था। उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं होते थे इसलिए PM ही बनाया जाता था राज्यों में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था? बिहार में पहला आम चुनाव जो था वो कब कराया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 में पहला जो आम चुनाव था वो बिहार में कराया गया था। तो इसका आपको इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो 13 मई याद रखिएगा, 13 मई 1952 को पहली बार बिहार में जो था 1952 को पहली बार बिहार में आम चुनाव कराया गया था। डेट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं? बिहार में कितने ज़िले हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 38 ज़िले हैं बिहार में। जो अंतिम ज़िला था वो अरवल ज़िला बना था बिहार में, अरवल ज़िला बना था। लास्ट ज़िला जो था वो बिहार में अरवल ज़िला को बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि बिहार में तो चलिए बिहार में तो 38 ज़िले हैं, टोटल भारत में कितने ज़िले हैं? भारत में टोटल कितने ज़िले हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बिहार में टोटल कितने ज़िले हैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको अगर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप इंटरनेट से सर्च करो या कहीं से भी आप पता करो और फिर कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करो ताकि आपको वो चीज़ें जो नहीं याद है वो आपको याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन थे? बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉल्फ फिंच। ऑप्शन नंबर ए, रॉल्फ फिंच इसका सही आंसर है। जो रॉल्फ फिंच थे वो अकबर के समय में बिहार आए थे। ठीक है, ये पहले ब्रिटिश यात्री थे जो बिहार में आए थे। उसके बाद सर टॉमस रो, ऑप्शन नंबर बी जो है सर टॉमस रो आए थे। ये कब आए थे? तो ये जहांगीर के समय में, जहांगीर के शासन में आए थे सर टॉमस रो। ठीक है, जहांगीर के शासन में एक और अंग्रेजी व्यक्ति जो थे वो आए थे, वो थे कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, याद रखना है नाम, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, वो 1609 ईस्वी में आए थे। कैप्टन हॉकिंस जो थे वो 1609 ईस्वी में आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, महापाषाण क्या है? मेगालिथिक पूछ रहा है कि मेगालिथिक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतकों की प्रागैतिहासिक स्मारक है महापाषाण। ठीक है, ये जो महापाषाण शब्द है ये साउथ इंडिया से रिलेट करता है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो महापाषाण है वो साउथ इंडिया से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली का कौन सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली उठा लाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ को उठाकर दिल्ली ले गया था। ठीक है फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ। जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लगाया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ऑप्शन नंबर 20 का सही है, हरिहर और बुक्का ने किया था।
1336 ईस्वी में, याद रखना है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि विजयनगर साम्राज्य स्थित कहाँ है। तो याद रखना है कि तुंगभद्र नदी के तट पर जो है विजयनगर साम्राज्य स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो तुंगभद्र नदी के तट पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही श्वेतांबर और दिगंबर में संप्रदायों में जैन धर्म को विभक्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासकों का अधिकार था ये रेशम मार्ग पे। रेशम मार्ग चाइना से रिलेटेड है, आपको पता होगा। रेशम मार्ग जो है वो चाइना से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ कुषाण वंश आया है, तो इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट एक मैं आपको बता देता हूँ कि कुषाण वंश के जो महानतम शासक थे वो कनिष्क थे। याद रखना है, कनिष्क थे कुषाण वंश के महानतम शासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तगमा नामक कर को समाप्त कर दिया और युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनवा का युद्ध। खनवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था, 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध हुआ था। उसी में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, तगमा नामक कर को समाप्त कर दिया था और जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। तो आपको पता होगा कि 1526 ईस्वी में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था। उसके ठीक एक साल बाद बाबर ने 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो खनवा का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था खनवा का युद्ध। ठीक है, और 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? वो बाबर और इब्राहिम शाह लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, और उसी समय 1526 ईस्वी में ही मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी भारत में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी जो था उसकी आत्मकथा वो किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा में। ठीक है, तो बाबर ने तुजुके बाबरी जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है जो उसने अपने किताब में ये तुजुके बाबरी में लिखी है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था, आपको बता देता हूँ, फरगान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी, फरगान में बाबर का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अकबर की जब्ती और आईने दहशाला प्रणाली के जन्मदाता टोडरमल अकबर के पूर्व किस राजा के अधीन कार्य करते थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह। ऑप्शन नंबर सी सही है, शेरशाह। जो टोडरमल थे वो अकबर के पूर्व शेरशाह के यहाँ काम करते थे। ठीक है, उनके यहाँ कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, बालाजी बाजीराव। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। ठीक है, उस समय जब जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, तो उस समय जो पेशवा था वो बालाजी बाजीराव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृष्ण नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? श्रीशैलम बांध पूछ रहा है, जो कृष्ण नदी पर स्थित है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, झीलों का शहर सिटी ऑफ लेक के नाम से मशहूर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी जो है उदयपुर, ये आपका राजस्थान में पड़ता है।
राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और ये इसको झीलों का शहर, सिटी ऑफ लेक कहते हैं, ठीक है। अब झील से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैं चीज़ें बता देता हूँ। जो अनुपम झील है वो बिहार में स्थित है, ठीक है। बिहार में जो झील स्थित है उसका नाम क्या है, अनुपम झील, ठीक है। और सुकना जो झील है वो चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है। सुकना झील चंडीगढ़ में स्थित है और अनुपम झील जो है वो बिहार में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में कुल सिंचाई का अधिकतम प्रतिशत सिंचाई तालाबों पर निर्भर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु सही आंसर है। यहाँ पे क्या होती है कि जो अधिकतम सिंचाई होती है वो तालाबों के द्वारा ही होती है, ठीक है। उत्तर भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में जो मैक्सिमम सिंचाई होती है वो किस पर आधारित है, वो नलकूप पे आधारित है, ठीक है। नलकूप पे आधारित है उत्तर भारत। नॉर्थ इंडिया में जो भी होते हैं, ये तो साउथ इंडिया की बात हो गई, नॉर्थ इंडिया में जो भी होते हैं वो नलकूप पे आधारित होते हैं जो भी सिंचाई होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है, ठीक है। यानी कि इधर कुछ आपके जानवरों के नाम दिए हुए हैं और इधर कुछ नेशनल पार्क्स के नाम दिए हैं, तो आपको मिलान करना है कि कौन सा नेशनल पार्क जो है वो किस जानवर के लिए फेमस है, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। जो ये हंगुल जो है ये दचिगाम में रिलेट करेगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी है बाघ जो है वो आपका सुंदरवन से रिलेट करेगा। जो भारतीय सिंह यानी कि एशियाटिक लाइन है वो आपका गिर वन से रिलेट करेगा। और जो गेंडा है वो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेट करेगा, ठीक है। यानी कि हंगुल जो है वो दचिगाम, यानी कि दचिगाम कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। आपको याद रखना है, आपको जगह भी बता देता हूँ। दचिगाम जो नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और जो ये सुंदरवन है ये तो आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, सुंदरवन। और गिर जो है वो गुजरात में है, ठीक है। और ये जो लास्ट है यह काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कश्मीर में स्थित है। आपको पता होगा सियाचिन ग्लेशियर, हमारे सैनिक वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला जगह है जहाँ पे हमारे सैनिक रहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में, ठीक है। ये भारत और पाकिस्तान के सीमा के बीच में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्यकाल। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, शून्यकाल जो है वो भारत की देन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य सरकार ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अभी आपके करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम सरकार ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, ठीक है। कुछ महीनों पहले की बात है, ये शिशु सुरक्षा जो मोबाइल ऐप है वो असम सरकार ने लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के प्रसिद्ध गणितज्ञ का हाल ही में निधन हो गया। बिहार के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है वशिष्ठ नारायण सिंह। बहुत खबरों में रही थी ये जो न्यूज़ था, ठीक है। तो आपको पता होगा वशिष्ठ नारायण सिंह जो कि एक महान गणितज्ञ थे जो बिहार से रिलेट करते थे, उनका निधन हो गया, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय ने किस लड़ाकू विमान सौदा मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट देते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी? तो ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, सीए का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राफेल लड़ाकू विमान। राफेल का जो मुद्दा था बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में था उस समय, और उसी लिए मतलब जो थी उच्चतम न्यायालय ने था उसका जो केंद्र सरकार को क्लीन चिट देते हुए और जो पुनर्विचार याचिका थी उसको खारिज कर दी थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि राफेल लड़ाकू विमान था ये जो अभी करंट न्यूज में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23, एक पिंड पर दो बल नीचे की चित्र के अनुसार दर्शाए गए हैं, पिंड किस दिशा में गति करेगा? अब आपको ये दिखाया गया है कि एक कोई पिंड है, ठीक है। अब इस पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि ये जो ब्लॉक है, ये पिंड है, ये किधर मूव करेगा? पूरब की ओर मूव करेगा या पश्चिम की तरफ मूव करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी दिशा में नहीं, क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लग रहा है, 10 न्यूटन इधर से भी लग रहा है। तो जो पिंड है वो ये तो फोर्स जो है वो बैलेंस हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया, बैलेंस्ड फोर्स हो गया। तो ये किधर भी मूव नहीं करेगा, वो अपनी स्थिति में बना रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वथन होता है, मतलब पूछा जा रहा है कि क्वथन कब होता है। तो इसका सही आंसर हो गया एक निश्चित तापक्रम पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। एक निश्चित तापक्रम पर ही जो क्वथन की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है, ठीक है। यानी क्वथन मतलब उबलने से रिलेटेड है। बॉइलिंग कब होता है, तो एक निश्चित तापक्रम पर ही होता है, वो किसी भी लिक्विड के लिए हो। तो वाटर के लिए आप जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है बॉइलिंग शुरू हो जाता है। अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग टेम्परेचर निर्धारित हैं, ठीक है। तो आपको इसका आंसर याद रखना है कि एक निश्चित तापक्रम पर ही जो आपका क्वथन होता है यानी बॉइलिंग होता है वो शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी चालक के सिरों पर 5 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आपने पढ़ा होगा। R = रेसिस्टेंस होता है वोल्ट पर यूनिट धारा जो भी होती है एम्पियर, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 5/2 कर देंगे सीधे, यानी 2.5 ओम जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, एक ही पदार्थ के विभिन्न अणुओं में जो आकर्षण बल होता है उसे कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं में जो आकर्षण बल होता है उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ससंजक बल। यानी अगर एक ही पदार्थ के 2 अणुओं के बीच में किसी तरह का आकर्षण बल लग रहा है तो उसे हम लोग ससंजक बल कहते हैं, ठीक है। लेकिन वही अलग अलग पदार्थ हो जाए और उनके अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग असंजक बल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम पदार्थ बदल दें यानी कि अलग अलग कर दें तो उस समय असंजक बल लगता है, और एक ही पदार्थ के अणु है तो उसमें ससंजक बल लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बंदूक की गोली से निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। बंदूक से जब गोली निकलती है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा आपको पता होगा कि किसी भी वस्तु के स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा संचित रहती है उसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो आपका ये स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को कहते हैं। यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को आप जब जोड़ देंगे तो वही आपका यांत्रिक ऊर्जा बन जाता है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन काल में क्या परिवर्तन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला T = 2π√L/g, यही होता है जो आपका दोलन काल होता है उसका फॉर्मूला। तो अगर यहाँ से आप स्पष्टता देख सकते हैं कि जो T है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब L को यानी लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो T का क्या रिलेट होगा। यानी कि जब अगर L को हम बढ़ाएंगे तो T भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल है। और G को अगर बढ़ाते हैं तो उस समय में T क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो जो T जो है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि अगर हम L को बढ़ाएंगे, L को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो T भी बढ़ेगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बढ़ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक बहती है तो उसमें कितनी ऊर्जा खर्च होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26,400 जूल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 26,400 जूल। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, U = होता है I²RT। इस पर जब आप पुट करेंगे टोटल यहाँ से R के वैल्यू को निकाल कर, यानी कि यहाँ से V और I का वैल्यू दिया हुआ है तो आप R का वैल्यू निकाल सकते हैं, और जब इस फॉर्मूला पर आप पुट करेंगे तो आपको 26,400 जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में हर्बल रोड प्रोजेक्ट की घोषणा कहाँ हुई है। यह भी सीए का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हर्बल रोड प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिसमें होगा क्या कि रोड के दोनों तरफ जो होंगे वो हर्बल पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। हर्बल पौधे लगाए जाएंगे जिससे कि पर्यावरण जो होगा वो हमारा शुद्ध होगा। अब हर्बल पौधे जैसे कि आपका पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, ऐसे पौधे लगाए जाएंगे। ये हर्बल रोड प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, तो ध्यान में रखेंगे। हाल ही में के फोन प्रोजेक्ट के तहत मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बना है। के फोन प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो के फोन प्रोजेक्ट के तहत मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य केरल सरकार बनी है, ठीक है।
तो केरल में क्या हुआ है कि अब जो भी गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनको मुफ्त में इंटरनेट दिया जाएगा और वो के-फोन प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, चाप चारकूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? चाप चारकूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है मिजोरम इसका सही आंसर है। इसमें एक नृत्य होता है बांस नृत्य। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बांस नृत्य, बांस नृत्य ये भी आपका मिजोरम से ही रिलेटेड है और इस त्यौहार में बांस नृत्य किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी किसने लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में ने हाल ही में संजीवनी जो है ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हीरो टू एनिमल, ठीक है, हीरो टू एनिमल अवार्ड आपके ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक उनको दिया गया है। अब ये क्यों दिया गया है? तो अभी लॉकडाउन के समय में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस समय उन्होंने जानवरों के लिए, प्रत्येक जानवरों के लिए मतलब उनके खाने पीने के लिए व्यवस्था किया था, अपने राज्य के जितने भी जानवर थे उनके लिए व्यवस्था किया था और उसी से रिलेटेड पेटा ने PETA, ध्यान रखिएगा PETA पेटा, ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्थान है, उसने हीरो टू एनिमल अवार्ड नवीन पटनायक को जो कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन अभी लखनऊ में किया गया था, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, जो कि लगभग आपके ये जनवरी फरवरी के आसपास हुआ था, डिफेंस एक्सपो 2020। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।